हेडिंग डालो साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। पता है आपको प्लांट सेल एनिमल सेल में अंतर कैसे है? बताया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या क्या होता है, थ्योरी क्या है, थ्योरी किसने दी थी, थ्योरी का अपवाद क्या है, सारी बातें पता है। पता है कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, पता है? लाइसोसोम लिखा नहीं, शायद मैंने बता तो दिया था, लिखा नहीं आपने, तो लाइसोसोम लिखा है क्या? सभी ने लिख लिया था? प्लास्टिड का लिख लिया था क्या? और प्लास्टिड में ये ऐड कर लिया क्या, डीएनए और राइबोसोम इसका खुद का होता है प्लास्टिड का। लिखो वहां पे लाइन डालो एक, जो प्लास्टिड वाला है ना, लवक वाला, या फिर आपसे पूछ ले क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम पाया जाता है। उनके न्यूक्लियस में तो डीएनए होगा ही होगा, लेकिन उनका खुद का होता है। ऐसे दो कोशिकाओं के नाम बताएं जो खुद का डीएनए और राइबोसोम रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, सॉरी राइबोसोम क्या, लाइस अपना प्लास्टिड, ठीक है। यानी खुद का डीएनए और राइबोसोम कौन से कोशिकांग रखते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। लिखो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, तीसरा है लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम लिखो, लाइसोसोम के बारे में लिखो। इसे इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। लिखो, हो गया था क्या? लाइसोसोम के बारे में लिखो, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। लाइसोसोम इज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्मघाती थैली करते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखो, लाइसोसोम में लाइसोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं। हाँ, 24 प्रकार के एंजाइमों का मिश्रण होता है इसमें, और इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करते हैं? ये डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये डाइजेस्ट करते हैं, पाचन करते हैं। क्या करते हैं? पाचन करते हैं। लाइसोसोम जिस सेल में रह रहा ना, उसी को ही डाइजेस्ट कर देगा, उसे ही पाचन कर लेगा, मतलब उसे ही। इसीलिए इसको बोलते हैं कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को। तो फंक्शन क्या होता है लाइसोसोम का? लिखो, लाइसोसोम मृत कोशिका को शरीर से बाहर निकालता है, निकालने में सहायता करता है। दूसरा लिखो, एक कोशिकीय जीवों में, दूसरी लाइन लिखो, और क्या फंक्शन होता है इसका? एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में पाचन कराने में सहायता करता है। यानी जो एक कोशिकीय जीव है ना, उनमें जो डाइजेशन होता है ना, वो कौन करवाता है? लाइसोसोम। कौन करवाता है? लाइसोसोम। क्योंकि एंजाइम इसके अंदर क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। एक कोशिकीय जीवों में
पाचन में सहायता करता है। क्या? लाइसोसोम हेल्प्स इन डाइजेस्टिव इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट्स हेल्प इन डाइजेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक उसके जीवों में पाचन में सहायता लाइसोसोम करता है। अब ये फंक्शन इसका क्या होता है, मृत कोशिका को शरीर से बाहर निकाल देना। देखो अपनी बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारी सेल डेड होती है ना। अब यदि वो बॉडी के अंदर रहेगी तो दूसरी सेल को भी डैमेज करेगी ना, उसके पास वाली सेल को करेगी, फिर उसको डैमेज कर देगी ना, तो उसे बाहर निकालना जरूरी है। तो ये क्या करता है, जब कोई सेल डेड होती है ना, तो ये जो लाइसोसोम है ना, ये फटता है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, उसे पूर्ण उस कोशिका को डाइजेस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? डाइजेस्ट, और एक लिक्विड फॉर्म में, जिसे आप पस बोलते हो, मवाद बोलते हैं, उसके थ्रू बाहर निकाल देती है अपनी बॉडी से। और सेल डेड जैसे कि कहीं इन्फेक्शन हो गया, वहां से पस निकलता है ना, इन्फेक्शन हो गया, यानी वहां की सेल क्या होगी? डेड होगी, वहां की सेल डेड होगी। और वो किसके रूप में बाहर आएगी? मवाद के रूप में। ठीक, इचिंग होती है, खारिज होती है ना, पिंपल्स होते हैं। तो लाइसोसोम ये सहायता करता है मृत कोशिका को शरीर से बाहर निकालने में। और क्या कर सकता है ये? कोशिका के बहुत सारे अंग है ना, उनमें से कोई एक डेड हो गया ना अंग, तो उसे भी बाहर निकाल देगा। मेन काम क्या है? कोशिका से खराब कोशिकांग को बाहर निकालना और मृत कोशिका को शरीर से बाहर निकालना, ये इसके फंक्शन है लाइसोसोम के। खोज किसने की थी? डी डुवे ने। खोज किसने की थी? डी डुवे ने। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काई। गोल्जी काई लिखो। इसे कोशिका का हाईवे कहते हैं। इसे कोशिका का हाईवे कहते हैं। गोल्जी काई को कोशिका का हाईवे कहते हैं। इसे कोशिका का हाईवे कहते हैं। और क्या करता है गोल्जी बॉडी? लिखो, ये अंत परिवहन में सहायता करता है। अंत परिवहन में सहायता करता है। लिखो, तीसरी लाइन लो, लिखो, ये कोशिका को आकार प्रदान करता है। कोशिका को आकार प्रदान करता है।
ऐसी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है, जाल सा होता है ना गोलजी भाई का। ये फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया अभी, यहां डाल लो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ईआर का है ये, ठीक है, शेप बनाई तब याद आया मेरे को, ठीक है, ईआर का है, किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यहां, ठीक है, लिखो अंतःप्रद्रव्य जालिका। जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया तब मेरे को याद आया था ये ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने बताया था ना शेप जाली की तरह होती है, इसको बोलते हैं ईआर बोलते हैं, बताया था आपको। पूरे में फैली है तो ये आकार दे रहा है, क्या दे रहा है, आकार दे रहा है, अभी क्या कर रहा है, ये आकार प्रदान कर रहा है, इसे कोशिका का हाईवे भी बोलते हैं। बस सही है ये, लेकिन इसके ऊपर जो वहां पे मैं पजल हो गया था थोड़ा, डायग्राम बनाने के बाद मेरे को ध्यान आ गया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। इसे कोशिका का हाईवे भी कहते हैं, अंतः परिवहन में सहायता करता है, ये कोशिका को आकार प्रदान करता है, कौन भी, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको बताया था कि ईआर की कुछ ऐसी शेप होती है, पूरे सेल में होता है, तो ये क्या कर रहा है, आकार प्रदान कर रहा है, क्या कर रहा है, आकार प्रदान। और आपको ये बताया था कि यहाँ पे क्या लगे होते हैं, हाँ राइबोसोम, क्या लगे होते हैं, राइबोसोम। देखो इसे कोशिका का हाईवे कहते हैं, समझ आ गया ये बात, नहीं आया होगा, आगे तो आप बताओ फिर कैसे। देखो यहां कोई भी सब्सटेंस बना, ठीक है, उसे यहां तक जाना है तो किसके थ्रू जाएगा वो, ईआर के थ्रू, किसके थ्रू जाएगा, ईआर के थ्रू, तो इसे कहते हैं कोशिका का हाईवे। यह सहायता करती है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस के परिवहन में, समझ आई ये बात। मतलब यहां कोई सब्सटेंस बना है तो इनके थ्रू, ये रास्ता है, एक पाथ है, इसके थ्रू जाएगा यहां तक, यहां जाना है या फिर यहां जाना है, तो इसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू, ईआर के थ्रू, किसके थ्रू भी, ईआर के थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। और क्या है, अंतः परिवहन में सहायता करता है, मतलब यही है, मतलब अंतः परिवहन क्या होता है, कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन का कार्य करता है। और ये पूरे में फैला तो कोशिका को क्या दे रहा है, आकार दे रहा है, क्या दे रहा है, आकार। लिख लिया। अब ये दो टाइप का होता है, ईआर दो प्रकार का होता है, आर ई आर और एस ई आर, आर ई आर और एस ई आर। इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका।
RER और SER दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये कैसी है? RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो बिल्कुल स्मूथ है, जिसपे क्या है, राइबोसोम नहीं लगे होते, स्मूथ होती है, उसे बोलते हैं SCR। क्या बोलते हैं? SCR। जिसपे राइबोसोम लगे हैं वो खुरदरी होगी, जिसपे राइबोसोम नहीं लगे होंगे वो स्मूथ होगी, चिकनी होगी। समझ आई ये बात? अब देखो, अब फंक्शन क्या होता है RER का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस क्या होता है? इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम। क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो लिखो RER में प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं क्योंकि उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। समझ आई? अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? ये वसा को संश्लेषित करते हैं। क्या करते हैं? वसा को संश्लेषित करते हैं। किसको? वसा को। जो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट बन रही है ना, जो संश्लेषित हो रही है, वो कहाँ हो रही है? आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। उन कोशिकाओं के पास क्या है? ER एक कोशिकांग है, और उसके ऊपर जो स्मूथ होगी वो क्या करेगी? फैट को सिंथेसिस करेगी। किसको? वसा का संश्लेषण करेगी। और क्या करती है? स्टेरॉइड हार्मोन को संश्लेषण करती है। और क्या करती है? स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन कौन से? सेक्स हार्मोन्स को लिख लो, स्टेरॉइड हार्मोन, सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बताया था ना, सेक्स हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स को रिलीज करती है, सिंथेसिस करती है। और वो भी कौन से? सेक्स हार्मोन। कौन से हार्मोन? सेक्स हार्मोन। जल्दी जल्दी लिखो, आज कंप्लीट करवाना है। आज करते हैं कंप्लीट है, आज कंप्लीट करके ही रहेंगे भी। चलो, आगे है गोल्जी बॉडी। गोल्जी काई, गोल्जी काई, गोल्जी काई। इस प्रकार की आती है ना संरचना गोल्जी काई की, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काई। अब आपको कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, लग रहा है ना? हाँ, बोल रही हो, लग रहा है, मेरे को पता है।
लग रहा है क्या चल रहा है, लेकिन पहले वाली क्लास देख लेना, ठीक है, 2 क्लास पहले वाली देख लेना। ये नाम तो देखे होंगे आपने, किसी बुक्स में देखे होंगे, देखे होंगे, बस उन्हें डिस्क्राइब कर रहा हूं, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी आपने देखा होगा, देखा होगा, वाइड लैंग्वेज में मिलेगा, पता ही नहीं चलता क्या है ये, है कुछ नहीं, क्या काम करता है ये देखो। इसे कोशिका का डाकघर कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है भाई, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें पैक किया जाता है और भेज दिया जाता है, यही होता है ना। तो इसका फंक्शन क्या होता है, सेल के अंदर कोई सब्सटेंस बना, सब्सटेंस जैसे कोई एंजाइम बना, भाई सेल में ही बनेंगे, बॉडी सेल से बनी है तो एंजाइम भी तो सेल में ही बनेंगे ना। जिस ऑर्गन, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि लीवर, मैंने बताया था ना, लीवर एंजाइम बनाता है ना, तो उसकी सेल ही बनाएगी ना, उसकी कोशिका ही बनाएगी। तो कोई कोशिका एंजाइम बना रही है, या हार्मोन बना रही है, या फैट सिंथेसिस कर रही है, या प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है, तो उन सभी को क्या करता है, ये इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा, इकट्ठा करके क्या करता है, बंडल बनाता है, पैक करता है और उन्हें रिलीज करता है। तो फंक्शंस क्या है, लिखो, कोशिका के अंदर बनने वाले पदार्थ, एंजाइम, हार्मोन, फैट, प्रोटीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बनने वाले पदार्थों को इकट्ठा करना, पैकेजिंग करना, बंडल बनाना, पैकिंग करना, पैकिंग करना, इकट्ठा करना, पैकिंग करना और स्त्रावित करना, और भाई रिलीज करना, स्त्रावित करना। ईआर क्या कर रहा था, वो तो अंदर ही ट्रांसपोर्ट कर रहा था ना, ये बाहर रिलीज कर देगा, सेल से बाहर रिलीज कर देगा, ठीक है। तो स्त्रावित करना, रिलीज करना, क्या करना, रिलीज करना, किसके फंक्शंस है, गोल्जी काई के, किसके फंक्शंस है, गोल्जी बॉडी के। इसे मदर सेल भी बोला जाता है, कहीं कहीं मदर सेल भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं मदर सेल भी लिखा मिलेगा कि कोशिका की मां किसे कहते हैं, गोल्जी बॉडी को। क्यों भाई, ये अपनी जो माँ लंच बॉक्स तैयार करती है, उसी तरह ये पैकेजिंग भी करता है ना, इसलिए इसको मदर सेल भी बोल देते हैं। कहीं कहीं देखा मिला है कोशिका की माँ, लेकिन ये ज्यादा मिला है, इसका आया है डाकघर किसे कहते हैं, कोशिका का डाकघर किसे कहते हैं, किसे कहोगे, गोल्जी बॉडी को, गोल्जी काई को। लिख लिया, आगे लिखो राइबोसोम। क्या फंक्शन है राइबोसोम को, पता है आपको, क्या फंक्शन है, प्रोटीन का संश्लेषित करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। तो इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों, क्या करता है ये, प्रोटीन को संश्लेषित करता है, संश्लेषित करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्या करता है,
प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषित करता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो है 70S राइबोसोम, दूसरा है 80S राइबोसोम। दो प्रकार के हैं 70S और 80S। दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं 70S और 80S। अब 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है? तो लिखो, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। लिखो 70S का, लिखो ये जो राइबोसोम है ना 70S वाला, ये प्रोकैरियोटिक। कौन सी कोशिकाएं? ये प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S वाला पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में। किन में? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। आपसे पूछेगा 70S टाइप का राइबोसोम किन कोशिका में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा, प्लास्टिड दे देगा, ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दिस। किस में पाया जाता है? किस में? ऑल ऑफ दिस। राइबोसोम खुद का किन किन का है? प्लास्टिड का भी है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी। तो उन दोनों में भी यही प्रकार का पाया जाता है। लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया में यही पाया जाता है। बताया ना, खुद का राइबोसोम किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और किसके पास है? प्लास्टिड के पास, लवक के पास। दोनों के पास किस प्रकार का है? 70S का। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, इनमें भी कौन सा पाया जाता है? 70S राइबोसोम। बाकी जितने बच गए उसमें कैसा पाया जाता है? 80S। ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यूकेरियोटिक सेल्स में, यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कौन सा? 80S। कौन सा भाई? 80S। एस क्या होता है? सेडबर्ग यूनिट होती है। सेडबर्ग पूछ ले तो बता देना, सेडबर्ग यूनिट। सेडबर्ग यूनिट एक यूनिट होती है राइबोसोम्स की। सेडबर्ग यूनिट क्या बोलते हैं इसको? सेडबर्ग यूनिट। माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में खुद का राइबोसोम पाया जाता था, उसमें 70S का पाया जाएगा। ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और ये यूकेरियोटिक सेल में। अब प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होगी और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होगी? ये है सेल। क्या है भाई? सेल है, कोशिका है। ऊपर वाला तो लिख लिया था ना? लिख लिया था क्या? ठीक।
प्रोक्योरिटिक का मतलब क्या होता है, एक यूकेरियोटिक। देखो यूकेरियोटिक का मतलब होता है पूर्ण विकसित केंद्रक, पूर्ण विकसित केंद्रक। और केंद्रक क्या होता है, जहां डीएनए, ये क्या है, ये है डीएनए। क्या है भाई, ये डीएनए है। और डीएनए के बाहर आपको क्या दिखाई दे रही है, पहली क्लास में जाओ और मैंने बताया था कि बीच में केंद्रक होता है, उसके बाहरी झिल्ली को केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। अब ये केंद्रक झिल्ली से गिरा हुआ है, कौन गिरा हुआ है, डीएनए। कौन गिरा हुआ है, इसका मतलब ये पूर्ण विकसित केंद्रक है। क्या है, ये पूर्ण विकसित केंद्रक है। इसे बोलते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। क्या बोलते हैं, यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक का मतलब होता है वेल डेवलप, पूर्ण। और योटिक कोशिका यानी पूर्ण विकसित केंद्रक, कोटिक मतलब केंद्रक, पूर्ण विकसित केंद्रक कोशिका। यानी यूकेरियोटिक सेल्स वो होंगी जिनकी कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होगा। ये लाइन लिख लो यूकेरियोटिक वाले में, यहां लिख लेना यूकेरियोटिक, डीएनए केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। किसमें, यूकेरियोटिक। उन्हें बोलते हैं यूकेरियोटिक कोशिका यानी पूर्ण विकसित केंद्रक, पूर्ण विकसित केंद्रक। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। बताया था ना, कोशिका द्रव्य भरा होता है बीच में, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। क्या है ये, कोशिका द्रव्य। ये है यूकेरियोटिक, ये है प्रोक्योरियोटिक। प्रोक्योरियोटिक, प्रोक्योरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी प्रिमिटिव मतलब अपूर्ण, अपूर्ण केंद्रक झिल्ली जिसमें होगी, या पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, उसके बाहर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ये होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। कौन सी सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो लिखो यहां पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होगा और जो केंद्रक झिल्ली होगी वही नहीं होगा, और डीएनए साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा। लिखो प्रोकैरियोटिक में, लिखो डीएनए के बाहर कोई भी झिल्ली नहीं होती, कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होती, ऐसे लिखो। डीएनए के बाहर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक उन्हें बोलते हैं जिनके केंद्रक के डीएनए के, जिनका डीएनए सीधा साइटोप्लाज्म में रहता है, उसके बाहर कोई भी झिल्ली नहीं होती। अपूर्ण मतलब अविकसित केंद्रक होता है उनका, विकसित केंद्रक नहीं होता, उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। अब ऐसे ऐसे कौन से जंतु है, कौन से जीव है या क्या है जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है, लिखो बैक्टीरिया में। किसमें, एग्जांपल है इसके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, और वही साइनो
बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? जीवाणु। और साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया किसका नाम है? ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। शैवाल तो देखी होगी आपने, शैवाल नहीं देखी? एल्गी देखी होगी? कहां देखी थी? हाँ, पानी में देखी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है वो अंतर लिख लो। पता चल गया प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक क्या होती है। जिन कोशिकाओं में डीएनए सीधा पड़ा रहेगा, उसके बाहर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, साइटोप्लाज्मिक कोशिका द्रव्य में पड़ा होगा, उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिनके अंदर डीएनए एक केंद्रक झिल्ली से घिरा होगा, उसके बाहर लेयर होगी, उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यानी पूर्ण विकसित केंद्रक जिसमें पाया जाता है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। समझ आ गया? लिखो, इनके अंतर लिखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लिखो, प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग छोटे मिलेंगे, छोटे आकार के होंगे। यानी साइज क्या होगा? छोटा। साइज क्या होगा? छोटा। और ये इनके मुकाबले बड़े होंगे। क्या होंगे? बड़े होंगे। और लिखो, यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है ना, उसके अंदर जितने भी कोशिकांग होंगे, जितने भी कोशिका के अंग होंगे, कंपोनेंट होंगे, वो बिना किसी मेम्ब्रेन के होंगे, बिना किसी झिल्ली के होंगे, उसके बाहर कोई झिल्ली नहीं होगी। तो बिना झिल्ली के कोशिकांग पाए जाते हैं। बिना झिल्ली के कोशिकांग पाए जाते हैं। और यहां यूकैरियोटिक सेल्स में कौन से होंगे? जिनमें मेम्ब्रेन मिलेगी। अब मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, बताया था ना, डबल लेयर होती है बार। मैंने प्लास्टिड बताया था ना, उसके बाहर भी झिल्ली होती है, लेयर होती है। मैंने गोल्जी बॉडी बताया, उसके बाहर भी क्या है? झिल्ली है। मैंने ईआर बताया, उसके बाहर भी क्या है? झिल्ली है। मैंने राइबोसोम बताया था ना, उसके बाहर झिल्ली नहीं होती। जितने भी आपको कंपोनेंट करवाए ना, सभी की झिल्ली होती है। एक राइबोसोम के बाहर झिल्ली नहीं होती। राइबोसोम ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके बाहर कोई झिल्ली नहीं होती। तो बताओ, प्रोकैरियोटिक के अंदर आपका एक ऐसा होगा जो यूकैरियोटिक में भी पाया जाएगा कोशिकांग और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाएगा, तो वो क्या होगा? राइबोसोम। क्या होगा? तो लिखो, यानी राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में, क्योंकि इसके बाहर कोशिका झिल्ली नहीं होती, इसके बाहर कोशिका झिल्ली नहीं होती। इसका मतलब किसमें मिलेगा? प्रोकैरियोटिक में। और मैंने आपको पढ़ाया था राइबोसोम यूकैरियोटिक में भी। ठीक है, तो ये दोनों का है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स भी है और यूकैरियोटिक सेल का भी कोशिकांग है। समझ आई ये बात?
और ये क्या होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं। जो यूकेरियोटिक है वो क्या है, झिल्ली युक्त होते हैं। बस ये मेजर डिफरेंट है इनके बीच। क्वेश्चन देखो, 70s राइबोसोम किन किन में पाया जाता है, 80s कहां पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, जो भी है सारे बच्चों की। ठीक है, समझ आया, लिख लिया अभी। चलूं नेक्स्ट, चलूं क्या, लिखो अगला, लिखो सेंट्रियोल तारकाई। एक लाइन है इसकी, जल्दी लिखो, तारक काई। लिखो तारक काई के बारे में, यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है। ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है, यानी जब कोशिका का डिवाइड होता है, कोशिका जब विभाजित होती है तो उसमें भाग कौन लेता है, सेंट्रियोल तारक काई। कौन लेता है, तारक काई। समझ आ गई ये बात, आ गई। तो कोशिका विभाजन तो प्लांट में भी होगा, वहां तो सेंट्रियोल नहीं है, बताया था ना, तारक काई सेंट्रियोल सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं होता। तो वहां पर कोशिका विभाजन में भाग कौन लेगा, प्लांट्स में कोशिका विभाजन में भाग कौन लेगा, जब सेंट्रियोल है, तारक काई है, प्लांट्स में तो अब्सेंट्स है, प्लांट में तो पाया ही नहीं जाता सेंट्रियोल, सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, बताई थी ये बात। तो वहां कौन करेगा, तो वहां करेगा गोल्जी बॉडी। कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। तो प्लांट्स में, पौधों में कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में भाग गोल्जी काई लेते हैं, गोल्जी काई लेते हैं। कौन लेते हैं, गोल्जी बॉडी। और इन्हें क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को, डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम बोलते हैं। डिक्टियोसोम बोलते हैं। लिख लिया, लिख लिया क्या। अब वैक्यूल्स हो लिख लो, एक लास्ट, वैक्यूल्स। रितिका, क्या अंतर है रितिकाओं में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। अरे प्लांट्स और एनिमल्स की वैक्यूल्स में क्या फर्क है, क्या फर्क है। अरे अंतर क्या है बता दो, पहले दिन बताया था वैक्यूल्स के बारे में, प्लांट के अंदर ये डिफरेंस होता है, एनिमल्स में ये होता है, दोनों की सेल्स में अंतर पाया जाता है। सेंट्रियोल तारक काई पादप कोशिकाओं में नहीं होता, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। रितिका पादप कोशिकाओं में एक ही पाई जाती है, बड़ी पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी बहुत सारी रितिकाएं पाई जाती है, बस ये अंतर है। और वैक्यूल्स रितिका एक इसके बाहर लेयर पाई जाती है, इसका नाम है टोसोन। टोसोन है, पता नहीं टोकोन है, ऐसा कुछ नाम है इसका, तो एक बार लिख लेना, टोसोन लिख लेना, बाद में बता दूंगा कल आपको।
ठीक है, सिर्फ इसके बाहर है झिल्लियां, उसका नाम दिया गया है टोसोन। और इसके अंदर क्या होता है वैक्यूल्स के अंदर? तो इसके अंदर होता है वाटर और मिनरल्स। क्या होते हैं? वाटर और मिनरल्स। आपकी कोशिकाओं के पास वाटर है, मिनरल्स है, तो वो कहाँ होते हैं? इसी में होते हैं, पानी और खनिज लवण। किसमें? वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स में, ऋतिकाओं में। लिख लिया? लिख लिया अभी? अब तो ये तो लिखाने वाला काम था। अब कान आंख खोल के बैठ जाना, ठीक है? ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी इसको समझ लिया तो ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसको समझो। अब जो करवा रहा हूं, और अब क्या करवाऊंगा? डीएनए। डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, पढ़ते हो ना? डीएनए किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। और क्रोमोसोम और क्या डीएनए अलग अलग होते हैं? क्या जीन अलग होते हैं? डीएनए और क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं क्या? नहीं होते, एक ही होते हैं। तो जीन अलग होते हैं? चलो, ध्यान से सुनना भी, ठीक है? सारा फोकस इधर। जो पीछे बैठा है वो आगे आ जाए, जिसे मैंने कह दिया वो समझिएगा, अपने आप आ जाएगा। और आप आना चाहो तो आप भी आ सकते हो, लड़कियां इधर से या वहां से दिखाई दे रहा है। चलो, अच्छा, उसके अंदर एक केंद्रिका वाला और रह गया पार्ट, केंद्रिका न्यूक्लियोलस, बताया था ना? उसका लिख लेना कि ये आरएनए में हेल्प करता है, कुछ ऐसा है आरएनए में, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए, आरएनए में हेल्प करता है, ऐसे लिख लो उसका, न्यूक्लियोलस केंद्रिका। अब देखो, अब कोशिका के अंदर अब कोशिका के अंदर होता है, क्या होता है? डीएनए। क्या होता है भाई? डीएनए। डीएनए डीएनए होता है। और एक कोशिका के डीएनए की लंबाई कितनी होती है? देखो, एक कोशिका है, मान लो आपकी मतलब आंख वाली सेल है, बहुत सारी सेल्स है, बहुत सारी कोशिका है, उसकी एक कोशिका का उठाया और डीएनए को खींच के देखो तो कितनी लेंथ होगी उसकी? तो एक डीएनए की लंबाई कितनी हो सकती है? 2 मीटर, 6 फीट, 2 मीटर कितनी लंबाई होती है? 2 मीटर। एक कोशिका के एक डीएनए की बात कर रहा हूं, उलझा पड़ा होता है ना, उसे आप सुलझा के लंबा करोगे ना, तो कितनी लंबाई होगी? 2 मीटर। एक डीएनए की लंबाई 2 मीटर। कितनी मीटर? 2 मीटर। और आपकी बॉडी के अंदर सेल्स कितनी है? कुल कोशिका है 4 गुणा में 10 की पावर 13, इतनी कोशिकाएं हैं ट्राइलियंस में। 3.8 ट्रिलियंस होता है, लेकिन 4 इंटू 10 की पावर 13 लिखा है मैंने। इतनी सारी कोशिकाएं, उन सभी कोशिकाओं को
इतनी सारी कोशिकाएं, उन सभी के पास क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। उन डीएनए को जोड़ोगे तो कितनी लंबाई हो जाएगी? इंटू में 2 और कर दो, इतनी लंबाई हो जाएगी। और इतनी लंबाई के अंदर आप यहां से सूर्य तक, सन तक 70 बार आ जा सकते हो। मतलब प्लेनेट वहां तक जा नहीं सकते, मतलब लेंथ बताया एक एक्चुअल में, वहां तक इतनी लंबाई, इतनी लंबाई होती है सारे डीएनए को जोड़ दे तो। मतलब अर्थ से प्लूटो, प्लूटो कुछ लिखा हुआ है कहीं, प्लूटो तक 2 मीटर का होता है, लेकिन एक सेल में समाता कैसे है? ये एक कोशिका में रहता कैसे है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, मतलब संगठित में। ऐसे मिलेगा, सीधा नहीं होता। और इसे संगठित करता कौन है? मतलब इसे कंप्रेस कौन करता है? तो यहां लगे हैं हिस्टोन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन है। अब यहां इसी पे लपट के ऐसे ऐसे लिपटा होता है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपको मिलेगा लगा क्या? डीएनए। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है, मतलब 2 मीटर इसका साइज कितना है? लेंथ 2 मीटर है, पर उसे एक सेल में समाना है तो किस पे लपेटेगा? हिस्टोन प्रोटीन पे। किस पे लपेटेगा भी? हिस्टोन प्रोटीन पे। कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिल्कुल, मतलब उसमें समा जाता है सेल के अंदर। तो यहां क्या था? ये हिस्टोन प्रोटीन। कौन था? हिस्टोन प्रोटीन। और ये क्या था? डीएनए। क्या था भाई? डीएनए। समझ आई ये बात? आई क्या? अब देखो, यहां डीएनए पड़ा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, बिल्कुल मतलब संगठित है ये, ऐसे ऐसे ऐसे। और इन्हें इस संरचना में कौन लपेटे हुए है? हिस्टोन प्रोटीन। कौन लपेट रखा है? हिस्टोन प्रोटीन। अब सेल डिवीजन होगा तो ये 2 में डिवाइड होगा ना भाई। कोशिका जब डिवाइड होगी तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, 2 भाग में, 2 भाग में डिवाइड होगी। तो यहां भी डीएनए होगा और यहां भी डीएनए होगा, होगा ना। लेकिन यहां क्या है? क्रोमेटिन है। अब देखो, अब आपसे पूछ ले कि डीएनए प्लस हिस्टोन, धागे जी का संरचना बना रखी है, इसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन तंतु बोलते हैं डीएनए और हिस्टोन को। किसको बोलते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को क्रोमेटिन बोलते हैं। अब ये क्रोमेटिन जाएगा तो डिवाइड होएगा ना, 2 भाग में जाएगा। ऐसे नहीं तो एक में चला जाएगा, एक में नहीं जाएगा, जाएगा दोनों सेल्स में ना। दोनों सेल्स में जाएगा। तो बताओ कि आपको कोई धागा दे दे महीन बिल्कुल, उसका गुच्छा बना के दे दे और कह दे आधा डिवाइड करो, कर दोगे? है? वैसे काटना नहीं है, मतलब उसको एक सिरा सुलझाना है, दूसरा सिरा सुलझाना है, फिर डिवाइड करो एक इक्वल पार्ट में। नहीं सुलझेगा ना, नहीं सुलझेगा। अब यहां क्या है? जो डीएनए है ना, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, वो सेल डिवीजन के समय और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मतलब ज्यादा, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इससे भी ज्यादा संगठित हो जाएंगे। और संगठित होकर ये 2 भाग में टूटेगा, ऐसे डंबल शेप बना लेगा। क्या बना लेगा? डंबल शेप। डंबल शेप क्या बना लेगा? डंबल शेप। अब इसको डिवाइड करना इजी है। डंबल शेप बना लिया ना,
इस डंबल शेप को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। बस क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? अब गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र को क्रोमेटिन बोल दो। क्रोमेटिन क्या है? हिस्टोन प्लस डीएनए। तो क्रोमोसोम क्या है? हिस्टोन प्लस डीएनए। चीज तो एक ही है। समझ आई ये बात? अब क्या बन गए ये? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। क्या बन गए? गुणसूत्र। अब आपसे पूछ ले कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं? भाई पता है डीएनए है, डीएनए को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया हिस्टोन प्रोटीन ने, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बनाकर क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। समझ आई? क्वेश्चन क्या बनता है? डीएनए की लंबाई कितनी होगी? 2 मीटर। कितनी? 2 मीटर। अब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो उसको बिल्कुल क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, मतलब एक प्रकार से छोटे एरिया में घेरेगा। किस पे लिपटेगा वो? हिस्टोन प्रोटीन पे। और डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को बोलते हैं क्रोमेटिन, या धागे जैसी संरचना। क्या बोलते हैं? धागे जैसी संरचना। और ये आगे क्या बन जाता है? सेल डिवीजन के थ्रू डंबल शेप बना लेता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हो जाता है और 2 भाग में टूटता है, उसे बोलते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या है? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को आप क्रोमोसोम बोलते हो, गुणसूत्र बोलते हो। हिस्टोन प्लस डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए बराबर क्रोमोसोम। समझ आ गया क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? आ गया समझ? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपटा होता है, उसे क्रोमेटिन बोल देते हैं, धागे जैसी संरचना। और आगे जाके जब डिवाइड होता है तो उसे बोलते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। और गुणसूत्र कोशिका के मेटाफेज की अवस्था में देखा जा सकता है। लिख लो, गुणसूत्रों की संख्या या गुणसूत्रों की संख्या पता करना हो ना, लिखो एक लाइन। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, हिस्टोन प्लस डीएनए बराबर क्रोमोसोम। समझ आ गया ना? डायरेक्ट लिखो, गुणसूत्र गुणसूत्र कोशिका विभाजन की मेटाफेज, कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में मेटाफेज अवस्था में देखा जा सकता है। ऐसे आप क्रोमोसोम को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इस टाइम वो क्या है? क्रोमेटिन है। क्या है वो? क्रोमेटिन है। भाई सेल डिवीजन होगा उस टाइम तो वो क्रोमोसोम बनेंगे ना, ज्यादा स्ट्रक्चर कंप्लेक्स होगी फिर वो बनेगा ना क्रोमोसोम, तो डंबल शेप फिर बनेगा ना बाद में। तो कब? जब कोशिका विभाजन की अवस्था होती है, मेटाफेज की अवस्था में देखते हैं। मेटाफेज क्या होता है? ये ना जो मेटाफेज अवस्था उसे बोलते हैं जब सेल डिवीजन होता है ना, उससे पहले, सेल डिवीजन से थोड़ा सा पहले ये क्या है? डंबल शेप बना लेता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उस टाइम देख सकते हैं। ऐसे नहीं देख सकते क्रोमोसोम को, गुणसूत्रों को। आगे समझ? समझ आ गई भाई? ये तो था डीएनए। मतलब पता चल गया क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए है वो प्रोटीन पे लगा होता है, आगे डंबल शेप बना लेता है, उसे बोलते हैं क्रोमोसोम। अब डीएनए तो किसी का बना होगा ना, तो डीएनए पे चलते हैं। अब डीएनए क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए। अब डीएनए किससे मिलके बनेगा? इसका कोई ना कोई तो बहुलक होगा।
कोई ना कोई तो बहुलक होगा। डीएनए का बहुलक क्या होता है? पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड है ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बनाते हैं? डीएनए। क्या बनाते हैं? ऐसे न्यूक्लियोटाइड की चेन जुड़ेगी, चेन जुड़ेगी, ऐसे ऐसे जुड़ेगा। ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, दूसरा जुड़ गया, तीसरा जुड़ गया, चौथा जुड़ गया, पांचवा, छठा, ऐसे बनेगी। न्यूक्लियोटाइड की चेन जुड़कर क्या बनाएगी? डीएनए बनाएगी। क्या बनाएगी? डीएनए। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये किसका बना होता है? अब न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है भाई? शुगर होती है, शर्करा होती है। और क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। नाइट्रोजन युक्त क्षार। नाइट्रोजन युक्त क्षार। और क्या होते हैं? फॉस्फेट का बना होता है। और क्या होता है? फॉस्फेट का बना होता है न्यूक्लियोटाइड। शुगर होती है, शर्करा होती है, नाइट्रोजन बेस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। नाइट्रोजन युक्त क्षार क्या है? ऐसे क्षार जिनमें किसका अमाउंट हो? नाइट्रोजन का अमाउंट। किसका हो? नाइट्रोजन का। और क्या होते हैं? फॉस्फेट। और क्या होते हैं? फॉस्फेट। किसी के ऊपर से तो नहीं जा रहा? ऊपर से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है क्या भाई? आज के लिए बहुत है, मतलब कम से कम आधा घंटा का टाइम और चाहिए मेरे को, बस ज्यादा नहीं। अरे कल मैं सोच रहा था और स्टार्ट करवाऊं, ठीक है, बायो का बोटनी एक बार रोक रहा हूँ, बोटनी लास्ट में करवाऊंगा, इसलिए मैं सोच रहा था कल केमिस्ट्री या फिजिक्स में कोई उठा लूं, इसलिए आज इसको। कल फिर नए दिन की नए सिरे से शुरुआत कर लेंगे ना। है? समझ नहीं आएगा? और ऐसे तो बहुत आता है ना, पढ़ के आते हो तुम। चलो ये कल कराएंगे फिर, कौन सी शर्करा होती है, कौन सा नाइट्रोजन। ठीक है, कल फिर बायोलॉजी पे चलूंगा, एक टॉपिक और उठाऊंगा कल साथ में। ठीक है, ठीक है भी आज के लिए।